इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8। आज से शुरू होने जा रहा है इतिहास सामाजिक अध्ययन क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर है कैसे कब और कहां। कैसे कब और कहां। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसी और सारी कंटेंट चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करना। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहला टॉपिक का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब किसी के पास फोन नहीं हुआ करता था, ना ही कोई टैब था, ना ही लैपटॉप था, ना ही अच्छा पेन था, ना ही अच्छा कॉपी था। फिर भी लोग लिखते थे, कागज पे लिखते थे। कागज तो था ही नहीं, लकड़ी कपड़ा पे लिखा जाता था उस समय। कैसे कब और कहां। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे और तारीखों का जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। क्योंकि उस समय टेलीविजन तो था नहीं लोगों के पास कि मनोरंजन करेंगे, कुछ तो मनोरंजन के लिए चाहिए ना। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पराया माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, इतिहास तो बहुत पकाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या केवल तारीखें रटें? क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मतलब ये जो लोगों के धारणा जो थे, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसका जवाब आप लिखो और कमेंट करना कि सर मेरा क्या मोटो है, मतलब इसके बारे में मैं क्या बताना चाहता हूं। तुम कमेंट में करो। अगर हाँ कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं और ईमेल लिस्ट भी, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इसी बात से है कि अतीत में चीज किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, मतलब कौन से चीजें किस तरह थी और उसमें क्या क्या बदलाव आए, यही सीखने को मिलता है हमें इतिहास से। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि ये समय था, वो समय है, वो समय होगा। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में हुआ। ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। मतलब हमारे आसपास जो हो रहा है उस पर ऐतिहासिक सवाल हम नहीं उठाते हैं। जैसे में हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर सवाल उठाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं और टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम क्या खा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज निभा रहे हैं, कौन सा रस्म रिवाज निभा रहे हैं, उस पर सवाल उठाओ। सवाल उठाओगे तो ही जानने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर वही हो जाएगा, भेड़ बकरियों जैसा हाल हो जाएगा। हरन मारे तो भेड़ बकरी भागने लगती है। शेर बनो शेर। शेर जब रोड पे चलता है ना, दम है तो कोई हरन बजा के दिखा देवे तो। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मतलब मान लेते हैं कि वो होगा, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, मतलब अचानक हुए वैसा दृश्य हमारे सामने आता है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। अब कोई चाय पी रहा है तो उससे भी सोच सकते हैं कि उसका चलन कब शुरू हुआ होगा। ठीक है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी
रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? ये सवाल अहम है। लोग पैदल जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़े से जाते थे, हाथी पे जाते थे, ऊंट पे जाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, मतलब जो जमाना था जब अखबार नहीं छपता था, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसी मिलती थी? मतलब लोग कैसे जानते थे कि किधर क्या हुआ, किधर क्या नहीं हुआ? इस चित्र को ध्यान से देखो, दिख रहा है? इस चित्र को ध्यान से देखो, इसके बारे में देखो। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र मतलब हमारी धार्मिक बुक भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। जिस चीज का मैप नहीं हो, वो चीज ठीक से बन नहीं सकता। अगर मैप अच्छा हो तो शासन भी अच्छा हो सकता है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वच्छता पूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो भारत के रक्षा के मतलब यहाँ के जो रीति रिवाज संस्कृति है उसको रक्षा करने के लिए उन्हें आने का आग्रह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज देखो हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हम विदेशों के कल्चर का ड्रेस पहन रहे हैं, फटा जींस पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं। पहले के जमाने में जो हमारी स्त्रियां पहनती थी, क्या लड़के क्या पहनते थे? धोती कुर्ता और औरतें साड़ी, बहुत सज धज के रहती थी। जो आज रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन वाले ये कल्चर को अपना रहे हैं, और लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कपड़ा जो है उसको फाड़ कर पहन रहे हैं। ये तो गलत है ना। लोग हमारे रीति रिवाज को अपना रहे हैं, हम दूसरे के रीति रिवाज को अपना रहे हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। और चाय की शुरुआत किस तरह हुई थी ये जानने को तो मिलेगा, इसमें जरूर मिलेगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है, मतलब असंभव है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है, मतलब कोई एक दिन फिक्स नहीं होता था। लंबे समय घाव चाहे कोई बीमारी एक दिन में असर नहीं करता है, वो कब से करता है, 1 साल से 2 साल से, लेकिन किस दिन से कर रहा है ये नहीं पता चलता है ना। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। मतलब कुछ बदलाव, खास बदलाव जब दिखाई देना शुरू हो जाता है तब लोग को लगता है कि हाँ भाई अब हो रहा है। जैसे में देखो आज भी
ये टेस्ट हो जाता है कि पेट में बच्चा कितने दिन का है। कैसे मालूम चल जाता है? वो एक अनुमान लगाया जाता है इसके पेट के अंदर जो भ्रूण होता है उसका साइज को देखकर अंदाजा लगता है कि वो कितने महीने का होगा, कितने दिन का होगा। अब कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि एक भ्रूण की दिन और कितने घंटे से वो है पेट में, नहीं बता सकता, क्योंकि गर्भ की बात का एक अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरा नहीं बताया जा सकता। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। मतलब युद्ध, बड़ी बड़ी घटना जो होता था उसके डिटेल्स, ब्यौरा को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीति के बारे में होता था कि कौन सा राजा, कौन सा महाराजा, कब उसकी नीति नियति हुई, कब उसके ताजपोशी हुई, कब वो राजा बना, कब वो पैदा हुआ, कब वो युवराज बना, इस चीज पे। ठीक है। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उन्हें कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, मतलब वो कब मर गया, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, और ऐसे ही तिथियों का महत्व बना रहता है। देखो, एक बगल में फोटो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टॉन्स टी। उस समय का फेमस टी था, चाय था, मतलब चाय का, चाय पत्ती, सब चीज तो दूध से ही बनता है ना, तो पत्ती था, चाय पत्ती। उस समय लिप्टॉन्स टी, ये राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार हैं। कॉफी और कॉफी इन टी, देखो चित्र के बारे में बता दूं, थोड़ी देर में बाद बताता हूं। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, कब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार मापे, नए विचार किस तरह पनपे, और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इसके बारे में नए नए इतिहासकार लिखना शुरू कर दिए। ठीक है। फिर पढ़ते हैं कौन सी तारीख है। इसके पहले मैं इस चित्र के बारे में बता दूं, चित्र को ध्यान से देख लो अपने बुक में। हाँ, अगर बुक चाहिए तो कांटेक्ट लिस्ट दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट कर लो, बुक मिल जाएगा। और लिंक भी मिल जाएगा किस एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं। विज्ञापनों से पसंद नापसंद तय होती थी, और पेपर में फोटो ही छपता था तो मालूम चलता था अखबार से कि कौन सा चीज पसंद है, कौन सा नापसंद है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, क्योंकि राजकुमार का फोटो है, प्रिंस का, ब्रिटेनियन प्रिंस। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी क्या होती है, इसके बारे में आपको एक अलग डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जानने को मिलेगा। कौन सी तारीख है?
कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है और किस चीज को हम महत्वपूर्ण मानेंगे इतिहास के लिए, ये मानना भी बहुत जरूरी होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत के कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। जिस चीज पर हम ध्यान देने लगेंगे, वो चीज की मतलब जो भी तारीख होगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे में हम दशहरा में रावण वध के दिन क्या करते हैं, दशमी के दिन रावण को जलाते हैं, वो एक घटना होता है उस दिन। तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दशहरा फेस्टिवल बहुत लोग मनाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। रमजान बहुत लोग मनाता है, ये एक महत्वपूर्ण तारीख है कि इस दिन रमजान मनेगा। ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। और ब्रिटेन में जो भी इतिहासकार इतिहास लिखा, उसमें गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का शासनकाल इसलिए लिखा जाता था क्योंकि उसके अंडर में ये हुआ है, उसके शासनकाल में हुआ है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन में शुरू होते थे और आखिर वायसराय, आखिरी हिंदुस्तान के थे, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। और लास्ट में थे वायसराय और लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद मतलब हिंदुस्तानी लोग खदेड़ दिए पूरे ब्रिटेन को। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे उसको खदेड़ दिया गया। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, ब्लेजी, बेटिंग, डलहौजी के बारे में हम जानेंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि बहुत सारे अंग्रेज जो हिंदुस्तान में शादी कर लिए थे, किसी को मोहब्बत हो गई थी हिंदुस्तानियों से, तो वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, वो हिंदुस्तान में बस गए, शादी किए, इसलिए हिंदुस्तान की नागरिकता उनको मिल गई। और जो लोग जाना चाहते थे वो लोग चले गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासक को एकदम खत्म कर दिया गया। हमारे अतीत 3 को हम अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जानते हैं कैनिंग, लॉरेंस, लिस्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सब भी मतलब राज कर चुके हैं, ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराव मतलब यहाँ हिंदुस्तान में रहते थे, वायसराव यहाँ के गवर्नर जनरल था उस समय। ठीक है, वायसराव का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, मतलब ये जो अधिकारी थे, अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब ये लोग ऐसे थे कि उनके जीवन के अलावा उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। और बहुत सारे अध्ययन के विषय में आप इतिहास के बारे में जानोगे। क्लास 12 तक अगर इंद्रजीत स्टडी पॉइंट से आप पढ़ते हो, बिल्कुल फ्री, लेकिन हाँ, आपको हर डिटेल्स बाय डिटेल्स दिए जाएंगे और इस तरह पढ़ा दिया जाएगा ना कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखो वीडियो को। ठीक है, दिमाग में तो छपना ही है। और बोर हो रहा है, बोरिंग फील हो रही है, तो आप कमेंट करो,
नहीं तो फोन करके कहो कि सर कुछ कीजिए यार, बोरिंग सा महसूस हो रहा है। ऐसे क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास, इस इतिहास के चौकठे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? अब इसके बारे में किस तरह लिखा गया? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, जिस तरह अलग अलग पार्ट में ही हमको पढ़ने को मिलता है। हम ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, मतलब इच्छा रहे कि हमको अगले पार्ट में क्या सीखना है। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, ऐसे नहीं जो मदद किसी से मिले ही नहीं, मददगार ही ना हो। इस इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, मतलब जो इतिहास उस समय होता था वो गवर्नर जनरलों के जीवन के आसपास ही चलता था। उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं था। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और जो तिथि दिया जाता है कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ये फोटो ध्यान से देखो इधर, ये भी गवर्नर जनरल रह चुका है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों और जीवनियों, मतलब वो क्या किए और उनकी जीवनी कैसी थी, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। और उनका कारनामा क्या था, जीवनी क्या था, और उनका व्यक्तित्व जो था वो तस्वीर में उतारा जाता था। तो देखिए तस्वीर में बताया जा रहा है कि वो किस तरह कपड़ा पहनता था, किस तरह दिखता था, किस तरह हेयर स्टाइल रखता था, किस तरह उसकी उंगलियां थी, किस तरह बैठता था, किस तरह न्यूज़पेपर पढ़ता था, कौन से कपड़ा पहनता था, किस तरह टाई लगाता था। पहले टाई तो इस तरह होता नहीं था जिस तरह हम लोग आज लगाते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? हम मतलब कोई भी समय, दिन, तारीख कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। कौन? जेम्स मिल ने। ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ऑफ कोर्स दिखाई देती है। ये ब्रिटिश आए तो क्या किए? हिंदू मुसलमान ब्रिटिश कर दिए, 3 जाति में बना दिए। अब हिंदू में सिख, ईसाई ये सब भी थे, इनका क्या हुआ? तो ये जो किताब था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत मान्य रखता था हम लोग के लिए, सीखने के लिए। देखो यार, कोई पैदा होता है ना तो उस समय उसकी जात तय होती है कि जिस जात में पैदा होता है वो जात, वो कुल उसका होता है। ये गलत बात है, क्योंकि वैष्णवी वायु में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तभी उसका हर चीज तय किया जाता है। लेकिन जब गर्भ में रहता है तो वो हर बात को जान सकता है, हर
किसी से बात कर सकता है, अल्लाह से, भगवान से, खुदा से, सबसे बात कर सकता है वो, क्योंकि सब तो एक ही हैं। अपने कर्म अपने अनुसार ही बताया जाता है कि हम क्या करना चाहते थे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। एक गतिविधि है, मैं बता दूं, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटे और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया, और इसको आप कंप्लीट करोगे। और जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, मतलब आपको मेल दिया गया है, उस पे आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। ठीक है। और कमेंट करोगे कि सर मैंने कंप्लीट किया और सबमिट कर चुके हैं मेल पे। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके बीच के केंद्र को, बीच वाले पार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। ये भी तो जानना बहुत जरूरी था ना, क्या महत्व होता है हमारे बारे, मतलब अपने बारे में जानकर, अपने समाज के बारे में जानकर, अपने परिवार के बारे में जानकर, अपने गांव के बारे में जानकर, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण है। इतिहास यही बताता है कि आप अपने पास्ट को जान जाओ। इतिहास से सीखना चाहिए कि लोग जो गलती कर चुके हैं वो गलती हम नहीं करेंगे। अब मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मतलब हिंदू और मुसलमान, यही तानाशाह दो, मतलब शासन यहाँ करते थे यहाँ पे हिंदुस्तान में। मुसलमान राजा में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उस समय मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा। और हिंदुओं में बहुत सारे रजवाड़े थे, मराठा, बंगाली, बिहार के भी थे, कुंवर साहब। तो उन सब के बारे में भी सीखने को, मतलब पढ़ने को, जानने को मिलेगा। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यही गलती थी हिंदुस्तानियों की, यही गलती थी कि गुलाम बने। धार्मिक बैर, हम एक दूसरे को धार्मिक बैर करेंगे, धर्म के बारे में लड़ेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे ना। अगर हम धर्म पे नहीं लड़ते हैं, धर्म को साथ लेकर चलते हैं, तो औकात नहीं है किसी दूसरे की कि हमारे धर्म पे आकर उंगली उठा देवे। किसी को भी हिम्मत नहीं है कि हमारे धर्म पर उंगली उठा देवे। हर जात अगर साथ मिलकर चले तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से किसी की औकात नहीं है कि रोक सके। हम अगर अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करें तो बहुत सारे मामले खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे मारपीट, दंगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मन की शांति की जरूरत होती है। जो आम इंसान केवल खाने पीने कमाने में लगा है वो पूरा नहीं कर सकता। इसलिए तुम जागो, तुम उठो और अपने आप को संकल्प लो, हम कभी भी धार्मिक बैर नहीं लेंगे, एक धर्म से दूसरे धर्म को नहीं लड़ाएंगे। हम कभी भी जातिगत बंधनों को, मतलब हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम किस जाति को हो, हम जो भी जाति के हैं हम एक हैं। कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेंगे, ये शपथ लो, तो ही जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हो। मिल की राय, कौन मिल था यहाँ पे, बताओ कौन मिल था?
जेम्स मिल वो लेखक था। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। और वो लोग यूरोप के शिष्टाचार यहाँ पर लागू किए। चाय, कॉफी, उठना, सोना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आफ्टरनून। वहां के कला लाए, वहां के संस्थान लाए, मतलब बहुत सारे सामान लाए। और संस्था का क्या, वो गवर्नर जनरल का ऑफिस लाए, कोतवाली लाए, मतलब हेडक्वार्टर लाए, थाना लाए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पार्लियामेंट बनाए। वो सब उन्हीं लोग का बनाया हुआ है ना। और कानूनों को लागू किया। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। सही बात है, अंग्रेज अगर नहीं आते तो हिंदुस्तान कभी एक नहीं होता, हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता था। कहीं कि यहाँ पे जो रजवाड़े थे वो अलग अलग अपना देश बना देते। तो जिस तरह पाकिस्तान अलग हो गया है, इस तरह हमारे भी देश अलग अलग होते हैं। अंग्रेज आए, इसके लिए हमारा अखंड भारत बना है। अभी अखंड भारत के बहुत सारे भाग बहुत बिखर गए हैं, टूट गए हैं, मानते हैं। अफगानिस्तान, यूनान, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना का कुछ भाग, ताइवान, ये सब टूट गए हैं हमारे भाग से। चाइना भी हिंदुस्तान में हुआ करता था। एशिया के बहुत सारे भाग, पूरी एशिया ही अखंड भारत में आती थी। अकबर सम्राट जब था, अकबर, मुगल बादशाह, अशोका, अशोका द ग्रेट, वो सब राज किए हैं अखंड भारत पे। कैसे राज किए हैं? अखंड भारत का नक्शा था उनके पास। वो जब तलवार चलाते थे तो किसी का सामने हिम्मत नहीं होता था कि वो आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आपस में ही जाति जाति में लड़कर मर जा रहे हैं, धर्म धर्म पे लड़कर मर जा रहे हैं। कोई गाली दे दे रहा है तो मार दे रहे हैं। हर गाली का अगर सही समय, सही उदाहरण और सही व्याख्या किया जाए ना, तो हर गाली का मतलब होता है अच्छा। लेकिन गाली का मतलब ही लोग समझ जाते हैं, बच्चे समझते हैं कि गाली दे रहा है। कोई भी गाली खराब नहीं होता है, हर गाली का मतलब होता है। तुम कोई भी गाली को ले लो, तुम उसको पांडुलिपि में बदलोगे ना तो उसको अच्छा लिखेगा, क्योंकि पांडुलिपि में उस शब्द का इस्तेमाल किसी के अच्छाई के लिए किया जाता था। लेकिन आज उसको गाली के रूप में किया जाता है। जितने भी गाली है वो पांडुलिपि में बुलाने के लिए किया जाता था, रिलेशनदार को बोला जाता था। जिस तरह आज बोलते हैं ना, भाई, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मामी, काका, काकी, भैया, फूफा, काकी, उस तरह उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे मेरे पास भी हैं ऐसे अर्थ कि मैं बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट लिस्ट दिए गए डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर लो। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। और प्रगति और सभ्यता ये तो लाते ही थे। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, क्योंकि उसके पहले तो सब लोग आपस में ही कट काट के मरना जानते थे। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता था? हाँ, पहले हिंदुस्तानी लोग ही हुआ करते थे, कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आया था। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं की बगावत के कारण ही एक मुसलमान हिंदुस्तान में आकर बसा। एक हिंदुस्तानी ही उसको साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी था ना। और मोहम्मद गौरी को बुलाने वाला कौन था? यहाँ के ही जलने वाले पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। उन्होंने ही उसका साथ दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने बोला, अगर तुम अपने बादशाह के नहीं हो पाए तो तुम मेरे क्या हो सकते हो? इसलिए वहीं गर्दन काट डाला, उनका गला काट दिया। मैदान में ही, युद्ध भूमि में ही गला काट दिया। भाव, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है।
और वो दिल्ली पर राज किया। ये कूटनीति नहीं है, ये राजनीति है। ठीक है। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे। जब अकबर थे तो हिंदू मुसलमान सब एक थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? मतलब कभी भी कोई भी शासक था, उसके हिसाब मतलब उसके धर्म के हिसाब से उसका शासन हम क्यों तय कर सकते हैं? वो मुगल था तो इसलिए मुसलमान, वो हिंदू था इसलिए हिंदुस्तानी, इसलिए वो हिंदू। ये तो गलत है। जो राजा प्रजा के हित के लिए काम करे वही राजा, जो प्रजा के हित के लिए काम नहीं करे वो राजा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। अब मुसलमान का नाम लिए तो मतलब हिंदुओं का नहीं हो सकता, कुछ भी रीति रिवाज तय नहीं किया जा सकता, महत्व नहीं देंगे। अगर हम हिंदुओं का नाम लिए तो मुसलमानों के रीति रिवाज को महत्व नहीं देंगे, तो ये सब तो होगा नहीं ना। देखो, दिवाली में भी साथ खाओ, रमजान में भी साथ खाओ, दिवाली में भी साथ खाओ, रमजान में भी साथ खाओ, हर पर्व को एक साथ मनाओ। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में नारा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये याद रखना, कभी भी अपने क्लास में किसी भी जातिवाद संगठन को साथ मत देना, ना ही किसी एक दल को साथ देना। हाँ, अगर वो दल धर्म के विरोध हो, मतलब किसी भी धर्म के अनुसार ना चलता हो, तो उसमें साथ दो, वरना मत दो। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, और जितने भी शासक थे उनका एक धर्म नहीं होता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो एक धर्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, और सब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंदर में आ गए। आज हमारे उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर वो नहीं रहते तो भारत माता का नाम वो बोलते ही नहीं थे। भारत माता का नाम बोला इसलिए भारत माता में सब कोई आकर मिल गया, सब कोई अपनी राजवाड़े जमीन, भारत के तौर तरीकों के, भारत के गणतंत्र और भारत के यहाँ के संविधान के अनुसार अपना राज्य चलाने लगे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस वजह मतलब इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं, और ये लोग मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक काल में हिंदुस्तान को बांटकर, भारत को बांटकर देखते हैं। प्राचीन बहुत पहले, मध्यकालीन जब वो थे, आधुनिक जब आगे होगा, और जो अभी है, इस तरीके से बांट कर देखे, क्योंकि उसमें भी समस्या था उनको, क्योंकि वो तो राज करने के ही हिसाब से आए थे ना। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, और ये समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से मतलब अमेरिका के तरफ से, मतलब एशिया से नहीं, अलग से। और शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौन सिखाया? चाइना सिखाया। पश्चिम में आधुनिक कला को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। और पश्चिम में कला का विज्ञान, तर्क मतलब डिबेट, लोकतंत्र इलेक्शन, मुक्ति किसी को, सबको आजाद कर दो, कोई गुलाम नहीं होना चाहिए, हर कोई को समान अधिकार दो। आधुनिकता, जैसे आधुनिकता का मतलब बता दूं आपको, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया नया डेवलप होता था, वैसे विकास का युग माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, और मध्यकालीन जिसके पास ये विशेषता नहीं थी वो मध्यकालीन हुए। और प्राचीन काल तो बहुत पहले वाली बात हो गई।
क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, और वो लोग बोलते थे कि हम लोग मध्यकालीन हैं। जो खुद मध्य का मतलब जिसके पास खुद नॉलेज नहीं हो, वो बोलेगा कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। भाई ये कैसा हो सकता है? क्योंकि वो लोग अपना राज यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे। वो और जो भी ब्रिटिश के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, उनका समानता का अधिकार था। न ही ये आर्थिक विकास और न प्रगति का दौर, न ही कोई आर्थिक विकास हुआ, न ही प्रगति का दौर हुआ। बस वो अपने फायदे के अनुसार ही हमसे काम कराते गए, पैसा कमाते गए और हमारे देश को लूटते गए। जो आज भी ब्रिटेन की रानी जो पहनती थी ताज, वो भी हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा है। वो कोहिनूर हीरा जो है श्रापित हीरा है, जो कोई भी अगर मर्द पहनता है तो उसका शासन काल पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो औरत के लिए ही उसको रखा गया है। इसलिए वो इतिहास जो ब्रिटेन की रानी थी वही पहनती थी उसको अपने मुकुट में। बहुत सारे इतिहासकारी इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, मतलब हर चीज को नया करने का युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं अगले पार्ट में। तो फिर मिलते हैं नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक इसी इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सब जुड़े रहो। और हाँ, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।